जय हिंद फ्रेंड्स। अभी तक हमने एडजेक्टिव्स के बारे में सीखा था और हमने ये सीखा था कि उसमें कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं। आज हम उन एडजेक्टिव्स के कुछ रूल्स सीखेंगे। उनको कुछ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं, स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं, उनका कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसको लर्न करते हैं। आइए देखते हैं कि उन स्पेशल एडजेक्टिव हैं, कुछ स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स हैं, उनको कैसे यूज करना है। आइए देखते हैं, सीखते हैं। कुछ वर्ड्स हैं इसमें, सम और एनी। सम और एनी का मतलब होता है कुछ, दोनों का अर्थ कुछ होता है, लेकिन सम का अर्थ होता है मात्रा, क्वांटिटी जो होती है वो होती है। और उसमें हम पॉजिटिव उसमें आते हैं। इसको सम का यूज होता है पॉजिटिव सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम। चलिए ऐसे करते हैं, आई हैव सम पावर इन दिस मैटर। मेरे पास इस दिस मैटर में कुछ शक्तियां, कुछ पावर्स हैं जिसमें मैं डिसीजन ले सकता हूँ। तो यहाँ सम क्या, ये सम किस लिए आया है? सम का मतलब लिमिटेशन है, कुछ लिमिट की हमारे पास पावर है। इस मामले में कुछ लिमिटेशंस की हमारे पास पावर है, सम। ठीक है। तो सम के अंदर क्या है कि जो मात्रा है, क्वांटिटी है, नॉट नंबर, बट इट इज, ये इसमें क्या आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है। ठीक है। और देखिए, इसमें अब हम देखते हैं कि दूसरा एक एग्जांपल और इसमें देखते हैं, सीख लेते हैं। देयर इज सम वन, समवन इनसाइड द रूम। देयर इज समवन इनसाइड द रूम। सम का मतलब कुछ, कोई। समवन का अर्थ है कोई। तो कोई इसके रूम के अंदर में कोई ना कोई है, मतलब कोई है। देयर इज समवन इनसाइड द रूम। रूम के अंदर कोई है। सम का अर्थ है कुछ या कोई। ठीक है। जैसे सम बॉयज वर स्टैंडिंग ऑन द रोड, कुछ लड़के रोड पर खड़े हुए थे। सम का अर्थ है कुछ या कोई। ठीक है ना। ये किसमें है? ये पॉजिटिव सेंस में है। ये पॉजिटिव सेंस में, दोनों अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव सेंस में है ये। ठीक है। ये दोनों हो गए पॉजिटिव में। अब इसका एनी की जो मतलब है, एनी का जब हम यूज करेंगे तो ये कहां होता है? नेगेटिव सेंस में या इंटेरोगेटिव सेंस में। ठीक है। जैसे नेगेटिव में, स्कूल doesn't have any music teacher। स्कूल में कोई म्यूजिक टीचर नहीं है। एनी आ गया, एनी, ये नेगेटिव सेंस में आ गया। देखिए, नॉट आ गया। तो द स्कूल डजंट हैव एनी म्यूजिक टीचर। स्कूल में कोई म्यूजिक टीचर नहीं है। और देख लेते हैं इसको इंटरोगेटिव में भी, सेंस में देख लेते हैं। यहाँ पर इंटरोगेटिव में भी यूज हो सकता है ये कैसे होगा? डू यू हैव
any news about new appointment। इंटरोगेटिव में आ गया तो यहाँ पर यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर एनी आ गया। एनी का अर्थ है इसका, डू यू हैव एनी न्यूज अबाउट न्यू अपॉइंटमेंट्स, क्या आपको नए अपॉइंटमेंट जो होने वाले हैं उसके बारे में कोई समाचार है, कोई सूचना है। तो यहाँ पर एनी आया है। एनी क्यों आया? ये इंटरोगेटिव सेंस में है, और एनी यहाँ पर नेगेटिव सेंस में। ये इंटरोगेटिव सेंस में यहाँ पे, ये नेगेटिव सेंस में है। नेगेटिव सेंस में एनी आया है, ठीक है। तो सम और एनी का फर्क आपने देख लिया। सम आता है पॉजिटिव सेंस में, सम का मतलब होता है कुछ या कोई, और यहाँ एनी का मतलब भी होता है कुछ या कोई, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में। तो एनी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में आता है, और ये सम आता है पॉजिटिव सेंस में, सकारात्मक अर्थों में। ये सम और एनी के यूजेस हैं, जो ये एडजेक्टिव हैं दोनों, और इनके यूजेस इस तरह से किए हुए हैं, ठीक। अब देखते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। एक लिटिल लिखा हुआ है, अ लिटिल लिखा हुआ है, दूसरा द लिटिल लिखा हुआ है। अब क्या अंतर है? देखिए, लिटिल का मतलब होता है इक्वल टू नथिंग, ना के बराबर, ठीक है। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। अ लिटिल क्या होता है? बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। और द लिटिल होता है, द लिटिल हो गया तो थोड़ा है, लेकिन जितना है उतना सब। थोड़ा है लेकिन जितना है वो सब। द लिटिल का अर्थ है जो थोड़ा बहुत है वो पूरा। आगे समझे? तो सेंटेंस यूज करके इसको हम देखते हैं। लिटिल, इसको लिटिल को हम यूज करेंगे। तो जैसे ही हैज लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस। उसकी सफलता के चांसेस लिटिल, लिटिल मतलब ना के बराबर है। ही हैज लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस, उसकी सफलता के चांस ना के बराबर है, बहुत डिम है, ना के बराबर है। तो लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव, ना के बराबर है, ठीक है। ठीक है। ही हैज लेफ्ट लिटिल होप इन हिज लाइफ, उसके लाइफ में लिटिल होप, थोड़ी होप ना के बराबर नहीं है। लिटिल, लिटिल होप मतलब नहीं है वो, ना के बराबर है। तो उसके लाइफ में होप नहीं है। लिटिल होप मतलब ना के बराबर है। तो लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर, इक्वल टू नॉट। तो यहाँ लिटिल का मतलब नो से भी लगा सकते हैं। ही हैज नो चांस ऑफ सक्सेस, उसके सक्सेस चांस ना के बराबर है। लिटिल मतलब बहुत कम, डिम, बिल्कुल ना के बराबर। उसके बाद आता है अ लिटिल। अ लिटिल होता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आई हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट मैथ्स। मैथ्स के बारे में मेरी अ लिटिल, यहाँ अ लग गया, अ लिटिल, थोड़ी सी नॉलेज है, ज्यादा नहीं। अ लिटिल मतलब बहुत कम, थोड़ी सी नॉलेज। आई हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट मैथ, मैथ्स के बारे में मुझे थोड़ी सी नॉलेज, बहुत कम नॉलेज है, लेकिन कम है। यहाँ लिटिल का मतलब बिल्कुल नहीं। लिटिल लिखा है तो ना के बराबर, और अ लिटिल थोड़ी सी है, ठीक है। ही थ्रू अवे, ही थ्रू अवे द लिटिल गार्बेज
इन डस्टबिन। ही थ्रू अवे मतलब उसने फेंक दिया। और द लिटिल का मतलब जो भी थोड़ा बहुत गार्बेज था वो पूरा का पूरा, ज्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था, वो पूरा का पूरा गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा उसने डस्टबिन में फेंक दिया। ठीक है, तो ये लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का फर्क समझ में आ गया होगा आपका। लिटिल का मतलब है ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा सा, और द लिटिल थोड़ा सा है लेकिन जितना है वो सब। ही थ्रू अवे द लिटिल गार्बेज इन डस्टबिन। जो थोड़ा बहुत गार्बेज था उसने पूरा का पूरा डस्टबिन में डाल दिया। अब देखिए मैनी और मच। मैनी का मतलब होता है बहुत से, लेकिन कोई फिक्स नंबर नहीं है, कितने हैं ये नहीं पता है। मैनी मतलब बहुत से। मैनी यहाँ पे नंबर को इंडिकेट करता है, संख्या यानी नंबर, गिनती। जैसे इसको यूज करके देखते हैं। देयर आर मैनी गुड क्रिकेटर्स इन आवर स्कूल। देयर आर मैनी गुड क्रिकेटर्स इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में बहुत से अच्छे क्रिकेटर हैं। मैनी मतलब उनकी हम गिनती कर सकते हैं, कितने हैं वो फिक्स गिनती नहीं बताई, लेकिन बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग हैं जो अच्छे खिलाड़ी, क्रिकेटर अच्छे हैं, हमारे स्कूल में अच्छे क्रिकेटर हैं जो है। तो यहाँ मैनी का मतलब होता है बहुत से। ठीक है, आई सो मैनी पीपल इन फ्रंट ऑफ द हॉल। हॉल के सामने मैंने बहुत लोगों को देखा। मैनी मतलब बहुत सारे लोगों को देखा। आई सॉ मैनी पीपल इन फ्रंट ऑफ द हॉल। हॉल के सामने मैंने बहुत से लोगों को देखा। मैनी का अर्थ समझ में आ गया होगा, और मैनी का यूज कैसे करना वो समझ में आ गया। मैनी का अर्थ होता है बहुत सारे, जो संख्या को इंडिकेट करते हैं, नंबर को इंडिकेट करते हैं। मच का क्या होता है? मच का मतलब होता है अधिक। मच का भी होता है अधिक, ठीक है, लेकिन इसका ये इंडिकेट करता है क्वांटिटी, मात्रा। मैनी तो नंबर को इंडिकेट करता है। मैनी किसके लिए होता है? नंबर्स के लिए, गिनती के लिए। मैनी जो नंबर्स के लिए होता है, ये होता है क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वांटिटी, मात्रा, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, जो गिना नहीं जा सकता। मात्रा को हम गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं, ऐसे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डजेंट हैव मच एनर्जी टू रन। मच यहां आ गया, मच माने अधिक। उस उसके पास अधिक एनर्जी नहीं है, दौड़ने के लिए अधिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, मच का मतलब अधिक। एनर्जी को हम गिनती नहीं कर सकते, ये गिनी नहीं जा सकती है। ठीक है, वी हैव मच
hope, we have much hope नहीं, इसको हम कर सकते हैं we have much stock of food for a week. एक हफ्ते के लिए हमारे पास मच स्टॉक, बहुत सा स्टॉक है हमारे पास। एक हफ्ते के लिए फूड का स्टॉक है हमारे पास, मच स्टॉक है, मतलब अधिक है। तो यहाँ मच का मतलब अधिक है, मात्रा है, और यहाँ मैनी का मतलब नंबर्स को दिखा रहा है। मच और मैनी में आपने अंतर समझ लिया हुआ, ठीक है। अब देखिए इसी सेम आगे हम देखते हैं ईच और एवरी। ईच क्या होता है? ईच क्या होता है? अधिकतर दो लोगों में, ठीक है। ईच होता है दो लोगों में, दो या दो से अधिक। और एवरी का मतलब होता है सभी, और उसमें सभी आते हैं, कोई छूटता नहीं है। तो दो दो या तीन से अधिक लोगों के बीच में वहां पर एवरी आता है, वहां जब बात चलती है। ईच का मतलब मोस्टली दो लोगों के बीच में आता है, मोर देन वन एंड टू, दो लोगों के बीच में। जैसे ईच ऑफ द बॉयज ईच ऑफ द बॉयज was happy. Each of the boys was happy. हर कोई, ईच ऑफ द टू बॉयज कर लेते हैं इसको, ईच ऑफ द टू बॉयज, दो हो गए ना। ईच ऑफ द टू बॉयज वाज हैप्पी, दोनों में से, दोनों के दोनों हैप्पी थे, मतलब दोनों में से प्रत्येक, ईच का मतलब होता है हर एक, दोनों में से अलग अलग, हर एक, प्रत्येक। तो यहाँ आ गया ईच ऑफ, ठीक है। ही गेव मनी टू ईच ऑफ हिज टू फ्रेंड्स। ही गेव मनी टू ईच ऑफ हिज टू फ्रेंड्स, उसने दोनों को, अपने दोनों मित्रों को मनी दिया, धन दिया। तो यहाँ ईच आ गया, ठीक है। अब ईच का समझ गए होंगे, दो के लिए होता है। अब एवरी होता है दो या दो से अधिक के लिए यूज होता है। ईच का दो लोगों के लिए, और एवरी का दो से अधिक या सब के लिए, उसमें इंक्लूड सब हो जाते हैं। अब जैसे एवरी पर्सन इन आवर सोसाइटी इज हैप्पी। एवरी पर्सन इन आवर सोसाइटी इज हैप्पी, हमारे समाज में हर आदमी हैप्पी है। एवरी मतलब हर एक आदमी, उसमें एवरी मतलब ऑल भी होता है, मतलब कोई छूटा नहीं है। तो ये सबके लिए लागू होता है। एवरी का मतलब प्रत्येक, और ईच का मतलब दोनों में से हर एक, दोनों के दोनों, दो में, दो के लिए होता है, एवरी सबके लिए होता है। तो ईच, एवरी पर्सन इन आवर सोसाइटी इज हैप्पी। और देखिए एक आपने ये नोट किया होगा, ईच और एवरी के बाद वर्ब सिंगुलर लगता है, एक वचन वर्ब लगा, यहाँ इज आया है, यहाँ वॉज आया है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, यहाँ वॉज आया है, इज आया है।
ठीक है। तो ईच और एवरी का फर्क आपकी समझ में आया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस डिफरेंस ऑफ ईच एंड एवरी। नाउ वी गो फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू माने होता है कुछ, फ्यू माने कुछ। जैसे अब फ्यू जो है गिनती के लिए होता है, नंबर्स के लिए होता है। ठीक है, ये मात्रा के लिए नहीं, क्वांटिटी के लिए नहीं होता है, इट इज फॉर नंबर्स। जैसे लिटिल था, ये किसके लिए था? ये था क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए था। और फ्यू किसके लिए है? ये नंबर के लिए, गिनती, जिनकी गिनती की जा सकती है। ठीक है, जैसे फ्यू पीपल फ्यू पीपल गो फॉर वॉकिंग दीज डेज। कुछ लोग, कुछ ही लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं दीज डेज। फ्यू का मतलब कुछ होता है, लेकिन जहां पर जब फ्यू लगा है तो वो ना के बराबर है, मतलब कोई नहीं जाता। फ्यू का मतलब नेगेटिव। तो यहाँ फ्यू को हम नो से मान सकते हैं, नो पीपल को, कोई आदमी नहीं जाता है। तो फ्यू का अर्थ है ना के बराबर, कोई, लगभग नहीं। फ्यू पीपल गो फॉर वॉकिंग दीज डेज। आजकल कोई घूमने नहीं जाता, शायद ही कोई जाता होगा, ऐसे बोलते हैं, शायद ही कोई घूमने जाता होगा। तो फ्यू पीपल गो फॉर वॉकिंग दीज डेज, इसका अर्थ है शायद ही कोई, इन दिनों शायद ही कोई घूमने जाता होगा, टहलने जाता है। तो लगभग ना के बराबर है, फ्यू का मतलब इक्वल टू नो। अफ्यू, अफ्यू का मतलब है थोड़े से, गिनती में थोड़े से हैं, लेकिन थोड़े से हैं गिनती में। अफ्यू, देयर आर अफ्यू बॉयज हु स्टडी एस्ट्रोनॉमी। देयर आर अ फ्यू पीपल हु स्टडी एस्ट्रोनॉमी। अफ्यू मतलब थोड़े से ही है, बहुत कम है, गिनती में बहुत थोड़े कम है, गिनती कम है इनकी, है तो सही लेकिन गिनती कम है। अफ्यू मतलब कुछ। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एस्ट्रोनॉमी जो है सब्जेक्ट है, उसको, अंतरिक्ष विज्ञान होता है, उसको अध्ययन करते हैं। तो कुछ लोग हैं, अफ्यू मीन्स क्या होता है, कुछ लोग हैं, कुछ ही लड़के हैं जो एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करते हैं। अफ्यू का मतलब है थोड़े से, कुछ मात्रा में कम लेकिन है। द फ्यू का मतलब होता है जितने हैं थोड़े से। द फ्यू स्टूडेंट्स who were left in the class have gone now. द फ्यू, अब देखिए यहां पे द फ्यू है। द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर लेफ्ट इन द क्लास हैव गॉन नाउ। तो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट थे, जो थे, थोड़े थे लेकिन जो थे सबके सब, थे थोड़े ही लेकिन जो थे वो सबके सब। तो इसका अर्थ है द फ्यू। ठीक है, द फ्यू का अर्थ है जो भी थे, थोड़े बहुत, वो सब। तो द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर लेफ्ट इन द क्लास हैव गॉन। थोड़े से जो स्टूडेंट
6 क्लास में बचे हुए थे वो जा चुके हैं, वो अब जा चुके हैं। जो कुछ थोड़े बहुत स्टूडेंट थे क्लास में वो सब जा चुके हैं। इसका अर्थ ये हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट क्या होता है? सीरीज में, सीक्वेंस में पहला नंबर जो फर्स्ट होता है उसको हम फर्स्ट कहते हैं। फर्स्ट माने पहला, प्रथम। जैसे कोई लाइन है, कोई रो है, कोई सीक्वेंस है, उसमें जो नंबर 1 पे आता है, फर्स्ट आता है शुरू से, वो फर्स्ट होता है। जैसे द फर्स्ट रूम इन द होटल हैज बीन लेफ्ट फॉर बुकिंग। द फर्स्ट रूम, अब देखिए यहां पे आया फर्स्ट रूम। फर्स्ट रूम मतलब सीक्वेंस में पहला। द फर्स्ट रूम इन द होटल हैज बीन लेफ्ट फॉर बुकिंग। फर्स्ट रूम है जो होटल में, वो बुकिंग के लिए अभी बचा हुआ है, जिसकी अभी बुकिंग नहीं हुई है। फर्स्ट रूम की बुकिंग अभी नहीं हुई है, बाकी बुक हो चुके हैं। जो फर्स्ट रूम है वो अभी लेफ्ट है, वो बचा हुआ है। तो इसका मतलब होता है फर्स्ट मतलब सीक्वेंस में या नंबर में पहला रूम। ठीक है, आ गया। ही हैज कम फर्स्ट इन द रेस। ही हैज कम फर्स्ट इन द रेस, वो फर्स्ट आया, नंबर 1 पे आया है। तो यहां भी फर्स्ट का नंबर है नंबर 1, नंबर से या सीक्वेंस में नंबर 1 आया। ऐसे ही फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे आगे, उसमें नंबर नहीं होता। उसमें फोरमोस्ट का मतलब होता है विख्यात, फेमस, वेल नोन। फोरमोस्ट का मतलब होता है वेल नोन। जैसे तेंदुलकर was the foremost batsman in Indian cricket. Indian cricket team. क्या लिखा? तेंदुलकर was the first foremost batsman in the Indian cricket team. ये तेंदुलकर थे, ये कौन थे? फोरमोस्ट थे, सबसे मशहूर थे, सबसे अग्रणी थे, फेमस थे, फेमस बैट्समैन थे किसमें? इंडियन क्रिकेट में। तो फोरमोस्ट का मतलब था फेमस या बहुत जाना माना नाम है। ठीक है, जैसे और लेते हैं, ये देखिए संस्कृत के एक मशहूर वो थे, पोएट थे, जिनका नाम था कालिदास। नाम सबने सुना होगा कालिदास का, तो उन्हीं का नाम दिया है। कालिदास वॉज द फोरमोस्ट पोएट इन संस्कृत। संस्कृत के सबसे बड़े वेल नोन फेमस पोएट थे। तो फोरमोस्ट का मतलब फेमस भी होता है, वेल नोन होता है। अब देखिए एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क है। एल्डर किसके लिए यूज होता है? एल्डर यूज होता है जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके लिए हम
एल्डर यूज करते हैं। एल्डर माने बड़ा होता है, एल्डर माने बड़ा। जैसे माई एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू हापुड़ नाउ, मेरा बड़ा भाई अभी हापुड़ जा रहा है। या अच्छा, एल्डर के बाद एक बात और है, एल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं होता कभी भी, एल्डर के बाद देन नहीं आता है। ऐसे नहीं आता ही इज एल्डर देन राम, नो। एल्डर के एल्डर जो है वो एडजेक्टिव की जैसा यूज होता है, ठीक है। जैसे राम राम इज एल्डर ब्रदर ऑफ हरि। राम इज एल्डर ब्रदर ऑफ हरि। एल्डर आ गया, ये आ गया ब्रदर, तो ब्रदर को ये क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है ये एल्डर। तो एल्डर क्या होता है, बड़ा। लेकिन एक फैमिली मेंबर में या रिलेशंस में, ब्लड रिलेशंस में जो होता है, अधिकतर हम उसके लिए एल्डर का प्रयोग करते हैं, ओल्डर का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। ओल्डर का मतलब भी बड़ा होता है, लेकिन ओल्डर का मतलब एज में भी बड़ा होता है और पुराना भी होता है। लेकिन वो आउट ऑफ ब्लड रिलेशंस, आउट ऑफ फैमिली मेंबर्स जो होता है उसके लिए यूज करते हैं ये। राम इज एल्डर ब्रदर ऑफ हरि, राम हरि का बड़ा भाई है। ये समझ में आ गया। अब ओल्डर का देख लेते हैं। ओल्डर का क्या है, आई एम ओल्डर देन राहुल। अब यहाँ पे ओल्डर आ गया। ओल्डर का मतलब क्या है, उम्र में बड़ा। लेकिन राहुल मेरी फैमिली का मेंबर नहीं है, राहुल मेरी फैमिली का मेंबर नहीं, अलग है वो, ब्लड रिलेशन में नहीं है, इसलिए है आई एम ओल्डर देन राहुल, मैं राहुल से बड़ा हूं, ठीक है। या दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट बिल्डिंग, ये बिल्डिंग उससे बड़ी है, तो वहां पे भी ओल्डर का यूज होगा। आई होप ये आपने सीखा, और इसके साथ ही यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा होगा। और आप नोट कर लीजिए अपने इसमें नोटबुक में, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए फिर आपके काम आ जाएगा। लेकिन इसको ध्यान रखिए अच्छे से और सीखते रहिए। आगे हम वीडियो में बहुत कुछ और अच्छा अच्छा सिखाने वाले हैं, तो आप सीखते रहिए हमारे साथ। तो हैव ए गुड टाइम, enjoy yourself and keep on studying with me. Have a great day.